हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम इलेक्शन के बारे में जानेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा में 1987 के अंदर हरियाणा असेंबली इलेक्शन चल रहे थे। इस इलेक्शन में दो पार्टी आमने सामने थी। पहली थी कांग्रेस पार्टी, जो कि पिछले 5 सालों से रूल करते आ रही थी, और दूसरी थी लोकदल, जिसके लीडर थे चौधरी देवीलाल। इन्होंने अपोजिशन में खड़े होकर न्याय युद्ध किया, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इसके अलावा उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है तो वे सारे किसानों के लोन माफ कर देंगे। लोगों को चौधरी देवीलाल जी का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए जब वोटिंग हुई तब लोगों ने लोकदल को काफी ज्यादा वोट किया। इनफैक्ट हरियाणा असेंबली में 90 सीट्स में से 76 सीट्स लोकदल और उसकी अलायंस को मिली, जिसमें से 60 सीट्स तो केवल लोकदल की थी, जिसकी वजह से लोकदल इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वे सभी किसानों के लोन माफ करवा देते हैं। लोकदल पार्टी अगले 4 सालों तक रूल करती है, लेकिन बाद में जब 1991 में फिर से इलेक्शन होते हैं तो लोकदल इलेक्शन हार जाती है। तो इस स्टोरी से सिर्फ यही मीनिंग निकलता है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने लीडर्स को फ्रीली चुन सकते हैं और अगली बार उनके काम से नाखुश होकर उनकी जगह किसी और को भी चुन सकते हैं। अब देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलर इंटरवल के साथ इलेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं जहां रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो सब डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो इससे क्या मतलब है मेरा? तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। फर्स्ट, इलेक्शन को तभी डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जब हर व्यक्ति के पास अपना वोट हो और उस वोट की वैल्यू सेम हो। सेकंड, किसी भी कंट्री में फ्री इलेक्शन होने चाहिए और लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। थर्ड, इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए हर कुछ सालों में। फोर्थ, जिस कैंडिडेट को लोगों ने वोट देकर चूज किया है उसी को इलेक्ट किया जाना चाहिए। फिफ्थ है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, जिससे कि लोग जिसे चाहे उसे वोट दे सके बिना किसी डर के। अगर दोस्तों किसी कंट्री में ये सभी प्रिंसिपल फॉलो होंगे तभी उस कंट्री की इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगी, अदरवाइज नहीं। अब सवाल उठता है कि बिना इलेक्शन के भी डेमोक्रेसी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकती है। अगर सारे लोग आपस में बैठकर साथ में कोई डिसीजन लें तो बिना इलेक्शन के भी काम चल सकता है। लेकिन ये सिर्फ छोटी कम्युनिटी के लिए ठीक है, लेकिन बड़ी कम्युनिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 140 करोड़ लोगों को एक साथ बैठाकर डिसीजन ले सकें, क्योंकि हमारे पास ना ही इतनी बड़ी जगह है ना ही अरेंजमेंट कि इन सारे लोगों को बैठा सकें। एक चीज और हो सकती है कि सारे लोग अपने आप में से कुछ लोगों को चुन लें जो उनके हिसाब से उनके डिसीजन लेने के लिए सही रहेंगे। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि बिना इलेक्शन के इतने सारे अच्छे लीडर चुने कैसे? और अगर मान लो चुन भी लिया तो क्या गारंटी है कि वो आगे जाके लोगों के हिसाब से काम करेंगे? इसीलिए क्या बाद में जाकर हम उन्हें हटा सकते हैं? तो इसीलिए हमें जरूरत होती है इलेक्शन की। इलेक्शन की मदद से लोग अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और अगले इलेक्शन में उन्हें हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है? तो चलिए देखते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जैसे अगर किसी क्लास में एक ही बच्चा है तो ऑब्वियस है कि वही फर्स्ट आएगा। इसीलिए कंपटीशन जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी बेस्ट का पता चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन होने से कई सारे नुकसान भी हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते लोगों के बीच डिवीजन होते हैं। इसके अलावा पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती हैं और काफी सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से समाज और देश के अच्छे लोग जो सच में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो इन्हीं कारणों से इलेक्शन में नहीं उतरते। पर आजकल के नेता सेवा के लिए नहीं बनते, बल्कि वे बड़े से बड़ी कुर्सी और ज्यादा पावर लेने के लिए इलेक्शन को लड़ते हैं। इसी से बचने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेता जानते हैं कि उन्होंने अगर लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया तब तक उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और उनके अगले इलेक्शन में जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और अगर उन्होंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया, उन्हें संतुष्ट नहीं किया, तो अगले इलेक्शन में वो नहीं जीत पाएंगी। इस तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ भी गई मान लो, तो भी मजबूरन उसे जनता की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अगले इलेक्शन में हार जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सिस्टम उन्होंने रखा क्योंकि वो जानते थे कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी अरेंजमेंट है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन किस टाइप से होते हैं। तो इंडिया में 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं।
एक लोकसभा के लिए और दूसरे विधानसभा के लिए। लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल लेवल पर यानी पूरी कंट्री के लेवल पर होते हैं, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। और विधानसभा के इलेक्शन हर स्टेट के लेवल पे होते हैं, जिससे चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है। ये दोनों इलेक्शन हर 5 साल के अंतराल में होते हैं और इन इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैकेंसी खाली हो जाती है किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ या फिर रिजाइन की वजह से, तो उस खाली पोस्ट के लिए उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शन होते हैं नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, जिसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने इतनी बार यूज किया, इसका मतलब क्या है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका मतलब होता है एरिया। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया को 543 पार्ट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है इलेक्शन के पर्पस के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है, जिसे हम एमपी बोलते हैं। इसका मतलब है कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम 543 रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। विधानसभा के लिए भी सभी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, जहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर चुना जाता है, जिसे हम एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका में भी यही तरीका अपनाया जाता है, जिसमें शहर या गांव को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। सोसाइटी के बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि एससी, एसटी को पावर में हिस्सा देने के लिए उनकी कुछ सीट्स रिजर्व की गई है। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में 84 सीट्स एससी के लिए और 47 सीट एससी के लिए रिजर्व है। लोकल लेवल जैसे कि पंचायत या नगर पालिका में भी वुमेन और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। अब इलेक्शन में पता कैसे चलेगा कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता? तो इसके लिए गवर्नमेंट हर कंस्टिट्यूएंसी से एक वोटर लिस्ट जारी करती है, जिसे हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस वोटर लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो आने वाले इलेक्शन में वोट डालने वाले होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसके मुताबिक हर एक पर्सन के पास राइट है वोट डालने का, बस उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कुछ लोग वोट नहीं डाल सकते, जैसे कि क्रिमिनल्स या फिर अनसाउंड माइंड के लोग, ये वोट नहीं डाल सकते, बाकी सभी लोग वोट डाल सकते हैं। जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसका नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और किसी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नाम लिस्ट से हटा भी दिया जाता है। ये अपडेट वोटर लिस्ट के अंदर हर 4-5 सालों में होता है इलेक्शन से पहले। इसके अलावा गवर्नमेंट एक और चीज इशू करती है, जिसे हम बोलते हैं एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब इसे सिंपल भाषा में हम वोटर आईडी भी बोलते हैं। ये उनको इशू कराया जाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, और जब भी कोई वोट डालने जाता है तो उसे पोलिंग बूथ में ले जाना पड़ता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो चलो देखते हैं अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी उम्र की। अगर किसी की उम्र 18 साल है तो वो सिर्फ वोट डाल सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति 2 तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं। पहला, अपनी खुद की पार्टी बनाकर। दूसरा, किसी बड़ी पार्टी का टिकट मिल जाए तो उसकी तरफ से लड़ सकते हैं। जब वो इलेक्शन में खड़ी होते हैं तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है और अपनी जानकारी को पब्लिक करना पड़ता है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। उन्हें कई सारी चीजों को बताना होता है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी की जानकारी, और कोई क्रिमिनल केस तो नहीं पेंडिंग है, वो सब उन्हें बताना पड़ता है। इलेक्शन कैंपेन। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन हो और कोई कैंडिडेट प्रचार यानी कैंपेन ना करे? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए चुनाव से पहले रैलीज होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, इंटरव्यू और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन हर कैंडिडेट को 2 हफ्ते का टाइम देता है, जिससे वो जनता से मिलते हैं, बात करते हैं और अपने मुद्दे रखते हैं। कई बार कैंडिडेट्स ऐसे इश्यूज पर फोकस करते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा वोट मिले। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने इन 1997, और 1997 में ही बंगाल असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट फ्रंट नाम की पार्टी ने स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर। 1993 में एनटी रामाराव ऑफ तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। इलेक्शन के दौरान कुछ नियम भी होते हैं। किसी को डरा धमकाकर या पैसे से वोट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं हो सकता। रिलीजियस जगह जैसे कि मंदिर या मस्जिद, इनमें प्रचार नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कैंपेन में खर्च करने की एक लिमिट होती है। लोकसभा चुनाव में 25 लाख एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किए जा सकते हैं और विधानसभा इलेक्शन में 10 लाख एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किए जा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इससे ज्यादा खर्च करता है तो उसका नाम नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। वोटिंग कैसे होती है? जिस दिन सारे लोग वोटिंग करते हैं उसे वोटिंग या पोलिंग डे भी बोलते हैं। हर वोटर अपने पोलिंग बूथ के पास जाकर वोट डालता है। अब ये पोलिंग बूथ क्या है? पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं।
वहाँ सबसे पहले आईडी चेक होती है, फिर फिंगर्स पे इंक लगाई जाती है और फिर वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास जाकर अपना वोट डालता है। पहले वोटिंग बैलेट पेपर पे होती थी, जिसमें गलतियां भी ज़्यादा होती थी, जैसे कि किसी दो पार्टीज के सिंबल के बीच में ही लगा दिया, या फिर स्टैम्प नहीं लगाया, या फिर दो पार्टी के आगे स्टैम्प लगा दिया। तो इसी से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। इसीलिए EVMI इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कि कैंडिडेट का नाम और उस पार्टी का सिंबल होता है, और जिसको भी कैंडिडेट को वोट देना है तो वो बस उसके सामने वाली बटन को प्रेस करता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स, जब वोटिंग पूरी हो जाती है तो EVM को सील करके एक सेफ जगह पर रखा जाता है। काउंटिंग के दिन सारी मशीनें खोली जाती हैं और वोट गिने जाते हैं। वहाँ पर भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स मौजूद रहते हैं ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। वॉट मेक्स आर इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि हमारे इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराती है, जिसे कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इस इलेक्शन कमीशन के हेड को हम बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा पावर दी गई है हमारे इंडिया के अंदर, जिससे कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और उसे किसी को जवाब नहीं देना होता। किसी कैंडिडेट को या पार्टी को उसका अगर डिसीजन पसंद नहीं आया है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसे फॉलो करना होता है। इंडिया के इलेक्शन में जितनी इलेक्शन कमीशन को पावर मिली है, शायद ही किसी देश के इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर मिली होगी। सेकेंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंडिया में क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। हम इंडिया के वोटर टर्नआउट फिगर की बात करें, मतलब जितने लोग वोट कर सकते हैं और उनमें से कितने लोग वोट करने एक्चुअली में आते हैं, तो हमारे इंडिया में ये परसेंट काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम कंपेयर करें विद यूरोपियन कंट्रीज तो ये देखने को मिला है कि उनका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे लोग वोट ज़्यादा करते हैं जो गरीब होते हैं और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वोट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलेक्शन के टाइम पर वोट करने आती है। अब देखते हैं एक और चीज़ जो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। सभी पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं जो डिसीजन निकलता है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। तो क्या वास्तव में हमारे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन ऐसी भी कई सारी चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो इंडिया में भी कुछ कमियां हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जिस भी कैंडिडेट के पास ज्यादा पैसा होता है उसे थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वही जीतेगा जिसके पास ज्यादा पैसा है, बट उसके पास जिन लोगों के पास कम पैसा है उससे ज्यादा एडवांटेज रहती है। सेकंड है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट अलॉट करती है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। थर्ड है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जिनमें एक ही परिवार के मेंबर रूल करते आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ही टिकट अलॉट करते हैं। इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका लगभग सेम है, इसीलिए पार्टी में मेजर डिफरेंस नहीं रह जाता और लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं आ पाती है। लास्ट है छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्हें बड़ी पार्टी ऊपर नहीं आने देती है, जिसकी वजह से छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। तो दोस्तों, इन चैलेंजेस को देखकर ये मत समझना कि इंडिया के इलेक्शन सही नहीं है। मानते हैं थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। और वैसे भी अगर हम कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज तो हमें पता चलता है कि हमारी इलेक्शन औरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।